नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपने जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विदेशी व्यापार वाला टॉपिक है, अगर वो टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आप ये चाह रहे हो कि आपको कोई ऐसी क्लास मिल जाए, उस क्लास में आपको वो विदेशी व्यापार वाला पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाए और उसकी कोई शॉर्ट नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाए, ताकि आपका जो बार बार आप क्या कर सको, उसका रिविजन कर सको, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस क्लास में मैं आपको आज विदेशी व्यापार का जो नवीनतम आंकड़े हैं 2025-26 के अनुसार, वो सारे आंकड़े अपडेट करवा करके आपको जो उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात रही विदेशी व्यापार की, तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? तो विदेशी व्यापार यानी कि हम जो दूसरे देशों के साथ में व्यापार करते हैं, चाहे उसमें किसी सामान को भेजा है या वहाँ से किसी सामान को मंगाया है, उसके बदले में हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो इस प्रकार से इसको ही क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। और विदेशी व्यापार में कृषि का सामान, उद्योग का सामान और सेवा सेक्टर, इन तीनों का ही शामिल होता है। तो जो भुगतान संतुलन है वो क्या होता है? यानी कि भुगतान संतुलन, जितने पैसों का हमने सामान लिया और उतने ही पैसों का हमने सामान दिया, अगर ये दोनों बराबर है तो इसको भुगतान संतुलन कहते हैं। जो कि अब तक केवल 2 बार पॉजिटिव रहा है, धनात्मक, यानी कि हमने सामान बेचा ज़्यादा है और लिया कम है। यानी कि धनात्मक का मतलब क्या? हमारा जो निर्यात है वो ज़्यादा था, जबकि आयात क्या है? कम है। ये स्थिति अपने 2 ही बार थी, 1972-73 में 1 साल और 1976-77 में 1 साल, यानी कि 4 साल के भीतर भीतर ये काम अपने बार यहाँ पर 2 बार हो गया था। और ये है जो पिछली सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछली सेकंड ग्रेड जो सितंबर 2025 में होती है उसमें। और ये जो भुगतान संतुलन है उसको हम कैसे समझते हैं? एक तो होता है इसमें चालू खाता, एक होता है इसमें पूंजी खाता। तो चालू खाते के अंदर तो वस्तु व्यापार का, सेवा व्यापार का और हस्तांतरण का, इन तीनों का जो पैसा होता है वो चालू खाते के अंतर्गत आता है। जबकि जो पूंजी खाता होता है उसमें एक तो होता है निवेश, विदेशी ऋण, यानी कि हम किसी दूसरे देश या किसी बैंक वगैरह, विश्व बैंक, आईएमएफ से जो लोन लेते हैं वो, और या फिर विदेशी हेल्प, यानी कि जो दूसरे देशों की जो कोई संस्था है वो अपनी हेल्प करना चाहती है। जो निवेश है वो 2 प्रकार के होते हैं, एफडीआई और एफपीआई। तो ये जो एफडीआई है, एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और जो एफपीआई है वो होता है प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश। इसमें दोनों में क्या क्या अंतर है? ये तो जो एफडीआई है वो तो होता है दीर्घकालीन, जबकि ये क्या होता है? अल्पकालीन होता है। इसमें क्या होता है? जो निवेश है वो 10% से अधिक, जबकि इसमें निवेश 10% से कम। अब ये क्या है? देखो, जो एफडीआई है, एफडीआई के अंदर क्या होता है? यानी कि जो विदेशी व्यक्ति, अगर वो भारत के अंदर अगर एफडीआई प्रत्यक्ष निवेश कब करेगा? जब वो क्या करेगा? यहाँ पर कोई खुद की कोई कंपनी स्टार्ट करेगा, जहाँ से मान लो उसको यहाँ से कोई उद्योग करना है, उसने किसी कारखाने की स्थापना की, तो पहले वो क्या खोलेगा? कोई कारखाना खोलेगा, उसमें पैसे लगाएगा, फिर मजदूर लेके आएगा। तो उससे क्या होगी? यानी कि यहाँ पर जो यहाँ के जो भारत के लोग हैं उनको उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। जबकि एक होता है ये एफपीआई, तो ये क्या करेगा? विदेश में दूसरा व्यक्ति कोई बैठा है, उसको बैठे बैठे अगर भारत के अंदर निवेश करना, तो वो क्या करेगा? भारत की कंपनी हो गई, जैसे टाटा कंपनी हो गई, या फिर और भी कोई ऐसी दूसरी जो अपने जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वो क्या करेगा? उनके अंदर अपने शेयर है, वहाँ से अपने शेयर खरीद लेगा, और उसकी जब इच्छा होगी तब वो वहाँ से उसको छोड़ करके जा सकता है। उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो अपना नुकसान और प्रॉफिट अपने हिसाब से देख सकता है। लेकिन जो आदमी यहाँ पर बैठा है उसके लिए क्या होगा? जो नुकसान है वो अगर एक बार उसने लगा दिया तो उसको पता है एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 10 साल 20 साल तक वो यहाँ से कहीं नहीं हिल सकता। ऐसा है नहीं कारखाना स्टार्ट हुआ नहीं उससे पहले वो छोड़कर चला गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो सबसे बढ़िया जो निवेश है वो एफडीआई होता है। और जो एफडीआई का सेवा में कितना अंश है? 53.5% अंश है। और जो 2025 में एफडीआई का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान था? 18.5% योगदान था। और सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। इन तीनों को अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। यहाँ देखो, भारत दक्षिण एशिया का सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करता देश है। यानी कि जो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उन सारे देशों में से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुई है वो कौन सा है? भारत है। और एफडीआई स्रोत देश, यानी कि एफडीआई भारत को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर अमेरिका से। और जो 2024 में भारत की जो निर्यात में जो रैंकिंग है वो तो 18वीं है, जबकि आयात में कौन सी रैंकिंग है? 9वीं। यानी कि भारत अभी भी क्या कर रहा है? निर्यात तो कम कर रहा है और आयात ज़्यादा कर रहा है। और भारत के व्यापारिक भागीदारी देश, जो सबसे ज़्यादा व्यापार भारत जिन जिन देशों के साथ में कर रहा है उन देशों की यहाँ पर बात हो रही है।
तो उन देशों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन कौन से देश है? एक तो हो गया अपना अमेरिका, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत क्या कर रहा है? व्यापार अमेरिका के साथ में कर रहा है। फिर हो गया चीन, फिर हो गया यूएई। ये जो 3 देश है जिनके साथ में भारत है, उनका व्यापार सर्वाधिक है। जबकि शीर्ष आयात गंतव्य वाले देश की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा भारत किन देशों के साथ में आयात कर रहा है, किन देशों से सामान मंगा रहा है? तो वो सबसे ज़्यादा सामान मंगा रहा भारत चीन, फिर यूएई और फिर अमेरिका। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। और जो शीर्ष निर्यात, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश को सामान दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा किस देश को सामान दे रहा है उसको, और ये हो गया मंगाने का। तो जो देता है भारत वो अमेरिका को, फिर यूएई और फिर नीदरलैंड। यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदारी बात करें तो यहाँ से भी पिछली बार दो दो क्वेश्चन पूछे, एक तो पीवाई, एक तो यहाँ से ये वाला इसका पूछ लिया क्रम, और एक इसका यहाँ से इसका क्रम पूछ लिया। तो आपको यहाँ से इन तीनों का अच्छे से ध्यान होना ही चाहिए आपको। अब बात रही भारत में शीर्ष आयात, यानी कि भारत में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सबसे ज़्यादा आयात होती है, दूसरे देशों से हम मंगाते हैं। तो जो दूसरे देशों से हम मंगाते हैं, एक तो कच्चा तेल मंगाते हैं, कोयला मंगाते हैं, सोना और पेट्रोलियम गैस मंगाते हैं। और निर्यात हम दूसरे देशों को क्या बेचते हैं? तो वो ईंधन बेचते हैं, एक हीरा, दवाइयाँ और ज्वेलरी। इनका अपने को ध्यान में रखना है। अब जो भारत का कुल निर्यात है 2025 का, ठीक है, तो ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार है। वृद्धि कितनी हुई है इसमें? 6.1% हुई है, जबकि यूएसडी में बात करें तो 825.3 बिलियन डॉलर की हुई है। कुल भारत का जो कुल आयात है वो, और जब कुल निर्यात हो गया ये, और कुल आयात की बात की जाए तो कुल आयात कितना है? कुल आयात है 919.9 बिलियन, जबकि इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 7.4% की हुई है। जबकि व्यापार घाटा कितना हुआ भारत को? 94.7 बिलियन। अब ये क्या है? यानी कि पहले हमने देखो कितना सामान हमने भेजा है दूसरे देशों को, हमने कितना सामान बेचा है, हमने जो सामान बेचा है और हमने जो सामान प्राप्त किया है, तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? व्यापार घाटा। देखो हमने जो सामान बेचा था वो तो कितने का सामान बेचा है हमने सामान बेचा है 825.3 बिलियन डॉलर का, जबकि हमारे को प्राप्त कितना हुआ है? 919.9 बिलियन का। तो इसमें क्या है? हमने पैसे ज़्यादा दिए, हाँ, यानी कि हमने सामान ज़्यादा मंगाया, तो ज़्यादा मंगाएंगे तो ज़्यादा पैसे देंगे, जब ज़्यादा पैसे देंगे तो फिर हमारे को क्या होगा? घाटा। तो वो घाटा कितना है? 94.7 बिलियन डॉलर का। और जो वैश्विक व्यापार में वृद्धि है वो 3.6 से घट करके कितनी हो गई है? 2.3 हो गई है। इस बात का भी अपने को ध्यान में रखना है। भारत की वैश्विक पण्य निर्यात हिस्सेदारी 2005 में क्या थी? 1% थी, जो 2024 में 1.8 हो गई है। और वैश्विक वाणिज्य सेवा निर्यात 2005 में 2% था, जो 2024 में 4.3% हो गया। ये यहाँ से पिछली बार सेम लाइन से 2 बार क्वेश्चन पूछा है सेकेंड ग्रेड में, पिछले एग्जाम में जो सितंबर में होता है उसमें। तो व्यापार साझेदारी विविधता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 3rd रैंकिंग है, और सूचकांक कितना है? 3.2। जबकि वस्तु व्यापार विविधता संकेतक है 0.88, भारत की रैंकिंग है 4th। डब्ल्यूटीओ के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 2000 में तो क्या था? 1.1% था, जो 2024 में बढ़ करके 2.2% हो गया कृषि निर्यात में। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट बेस्ट पूछ सकता है कि डब्ल्यूटीओ के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 2000 में 1.1 से बढ़ करके 2024 में 2.8 हो गया, या फिर ये आंकड़ा डाल सकता है 1.8 हो गया। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा, तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है। अगर कृषि निर्यात की बात आए तो 1.1 से 2.2, यानी कि जस्ट डबल हो गया। जबकि भारत के सॉफ्टवेयर शेयर निर्यात में 2.2/3 हिस्सा कंप्यूटर सेवा का है। किसका है? सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात है उसमें 2.3 हिस्सा किसका है? कंप्यूटर का, यानी कि लगभग 66% की बात आए तो वो किसका है? कंप्यूटर का। जबकि अगर निर्यात की बात करें, जो सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक निर्यात है वो भारत कहाँ करता है? अमेरिका में करता है 52.9%। अब बात रही 2027-28 तक देश के माल व सेवा व्यापार को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। ये क्या है? भारत का लक्ष्य है। और दीर्घकाल में वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी को 2 गुना करना है। ये दोनों क्या है? भारत की जो नई विदेशी व्यापार नीति है उसके तहत ये भारत की क्या है? दोनों के दोनों ही ये लक्ष्य है, इनको भारत कंप्लीट करना चाहता है 2027-28 तक। भारत का जो मूल्य आधार कृषि उत्पादन है तो वो क्या है? फर्स्ट है, यानी कि भारत किस में फर्स्ट पर है? कृषि उत्पादक के आधार पर फर्स्ट पोजीशन पर है। अब कृषि निर्यात की बात करें तो 2020 में 1.1, जबकि 2024 में 2.2, ये आ गया वापस के, ये रहा 2000 में 1.1 और 2020 के अंदर 2.2। तो ये आपको डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। प्रेषण
प्रेषण यानी कि सर्वाधिक प्राप्त करता। तो प्रेषण यानी कि जो विदेशों से जो धन होता है, सारे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो विदेशी जो पैसा प्राप्त कर रहा है वो कौन है? भारत है। यूएसडी कितना है? 135.4 बिलियन डॉलर है। जीडीपी के मामले में 3.5% है। और ग्रीनफील्ड निवेश व डिजिटल निवेश, ये किसको कहते हैं? 1080 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं चल रही है टोटल, और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश नीति FIP 2023, जिसमें 2030 तक 2 ट्रिलियन का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ये वो का वो, यानी कि भारत का जो निर्यात का लक्ष्य है वो कितना रखा गया है? 2 ट्रिलियन का रखा गया है। डिजिटल रूप से प्रदत्त सेवा में भारत 5.8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ में 5वीं पोजीशन पर है। बात रही कुल विदेशी मुद्रा भंडार की, तो भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? 1.4 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले की तुलना में बढ़ करके 33 बिलियन बढ़ गया है। जबकि भारत पर जो विदेशी ऋण है वो कितना है? 746 बिलियन है। सरकार के कुल ऋण में विदेशी ऋण कितना है? 5% से भी कम है। यानी कि भारत के ऊपर जितने भी टोटल ऋण है उनमें से जो दूसरे देशों का जो ऋण है वो 5% से भी कम है। दिसंबर 2025 तक भंडार है वो 11 महीने के वस्तु व्यापार को पूरा कर सकते हैं, और सभी बकाया विदेशी ऋण को लगभग 94% चुकाया जा सकता है। भारत आज जैसी स्थिति में, ये बहुत ही भारत की मजबूत स्थिति है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस प्रकार के अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं कृषि उद्योग सेवा के, तो वो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अब मैं आपको इस टॉपिक का क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में वापस। तो देखो, अपन ने बात की थी भुगतान संतुलन की, तो वो 2 बार जो भुगतान संतुलन है वो 2 बार धनात्मक रहा था, 72, 73, 76, 77 में 4 साल के अंतराल के अंदर। और जो FDI है वो क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। और FPI क्या होता है? यानी कि अल्पकालीन होता है, इसमें कभी भी निकाल सकता है, इसमें लंबे समय तक के लिए रखता है। और आपको ये ध्यान में रखना है, FDI स्रोत देश कौन कौन से? सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। और सर्वाधिक अगर राज्य बात करें FDI की, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। और जबकि भारत की आयात में कौन सी स्थिति है? आयात में 90वीं है, जबकि निर्यात में कौन सी है? 18वीं रैंक है। और इनको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये तीनों, ठीक है। और एक ये आपको बताए कुल अपने निर्यात कितना किया था, कुल आयात कितना किया था, भारत को व्यापार घाटा कितना है? जो निर्यात है वो 825 है, कुल आयात है वो 919.9 है, जबकि व्यापार घाटा ये 94.7 बिलियन डॉलर का हो गया अपने यहाँ पर, ठीक है। और एक हमने ये बताया था WTO का वैश्विक कृषि में जो भारत का निर्यात है वो 1.1 से बढ़ करके 2.2 हो गया, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। और एक ये जो वैश्विक पण्य निर्यात हिस्सेदारी है उसमें 1% से बढ़कर के 1.8% हो गया है। इस प्रकार से आप इस वीडियो को देख सकते हो अच्छे तरीके से। और ये जो शॉर्ट नोट्स है इसकी PDF आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम हॉल के नाम से, आप वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपको और भी किसी दूसरे टॉपिक के इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हस्तलिखित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।